हेलो एवरीवन, दिस इज़ सिमरन एंड वेलकम टू माय चैनल एसपी एजुकेशन, जिसमें मैं आपके लिए लाई हूँ टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के नोट्स, जो कि आपके DSSB PRT, सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने हेरिडिटी इन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मदर्स वॉर्म। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि एक बच्चे की जो शिक्षा है वो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है और जो मदर होती है वो बच्चे की पहली टीचर रहती है। नोइंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस मेक वंस टू ब्रिंग बेस्ट इन द चाइल्ड्स लाइफ। मीन्स कि अगर कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाने, बच्चों की किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो वो क्या है कि बच्चों में से जो उनका बेस्ट आउटपुट है वो निकाल सकता है। उनके क्या पोटेंशियल्स हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो उनको बाहर ला सकता है, उनको इन्हांस कर सकता है। और इसमें टीचर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि टीचर को भी सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही तभी मैंडेटरी है, ठीक है, जैसे कि पढ़ाया जाता है। ऑफकोर्स द टीचर स्ट्रीमलाइन child's physical growth, mental development, emotional stability and value based life when they study the growth and development of various periods of life। जैसे कि हम अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी में इन्फेंसी से लेके एडोलेसेंस तक, ठीक है, इन वेरियस पीरियड्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इनके फीचर्स होते हैं, इन कि किस तरीके से इन वेरियस पीरियड्स ऑफ लाइफ में मतलब क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं पढ़ाने के, किस किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को टीचर जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसी के थ्रू वो एक बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, वो उनको स्ट्रीमलाइन करती है। मतलब उनको एक आकृति देती हैं कि जिस एज पे जैसे बच्चे होते हैं उनको किस मेथड से पढ़ाना है, कैसे उनको हैंडल करना है, ये सब मतलब एक इस सब्जेक्ट के थ्रू पता चलता है पढ़ने से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ने से। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Crow define that growth refers to structural and physiological changes, while development refers to growth as well as changes in behavior। Crow एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका ये कहना है कि जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस माने जैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आता है, ठीक है, हमारी मसल्स गेन होती है, हमारी हाइट गेन होती है, हमारा वेट गेन होता है ना, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। और जो डेवलपमेंट है उसमें ग्रोथ भी आती है, प्लस जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, जो बचपन से लेकर, ठीक है, छोटे से लेकर जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, हमारे टेम्परामेंट्स बदलते हैं, ठीक है, वो बाहर आते हैं। तो ये सब एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गाइस इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से समझिएगा। ग्रोथ रेफर्स टू चेंजेस इन द बॉडी। जो ग्रोथ है, जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं वही ग्रोथ है, ठीक है। इट चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, इंक्रीज इन हाइट, साइज, वेट, ठीक है, जो हमारा साइज़ बढ़ता है, हमारी हाइट, जो वेट बढ़ता है, तो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, हम तीनों को मेजर कर सकते हैं ना कि हमारा कितना वेट हुआ है, कितनी हाइट बढ़ी है। इट विल नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, इट एंड्स विद अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब कि जो ग्रोथ है ये पूरी लाइफ कंटिन्यू नहीं रहती, जैसे डेवलपमेंट रहता है, ग्रोथ नहीं रहती है, ये तभी तक रहती है जब तक हम मैच्योरिटी को अटेन ना कर लें। इट इज़ नैरो इन मीनिंग एंड इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ये अपने आप में एक नैरो कंसेप्ट है और ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि ग्रोथ हो, ठीक है, या ना हो, ज़रूरी नहीं कि डेवलपमेंट लाए। गाइस देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, ठीक है, बट वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका डेवलपमेंट प्रोसेस तो चलता ही रहता है, जो ग्रोथ उसका एक पार्ट है वो तो रुक जाता है उनका। जैसे हमने देखा होगा कि 25 ईयर्स के मतलब जिनकी हाइट बहुत ही छोटी रह जाती है बट उनका डेवलपमेंट चलता ही रहता है, ठीक है, वो मैच्योर होते हैं, मेंटली मैच्योर होते हैं, इमोशनली मैच्योर होते हैं। और कई बार आपने ऐसे व्यक्ति भी देखे होंगे जो मंगोलिक होते हैं, मतलब जिनकी ग्रोथ तो अच्छी हो जाती है अपनी एज के अकॉर्डिंग,
बट उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो इमोशनली इतने स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब यही है, ठीक है। इट इज़ मेजरेबल बिकॉज ऑफ द क्वान्टिटेटिव चेंजेस आर स्पेसिफिक। और हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्वान्टिटेटिव है और चेंजेस मतलब स्पेसिफिक है, मेजर कर सकते हैं। इट इज़ फिजिकल एंड एक्सटर्नल इन नेचर। इट मीन्स कि हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। ये दिखाई पड़ते हैं, जैसे हमारा वेट गेन होता है, कोई आदमी पतले से मोटा हो गया तो वो दिखाई पड़ रहा है, हाइट बढ़ती है तो वो दिखती है। एंड इट ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस रिजल्टिंग इन इम्प्रूव फंक्शंस। गाइस देखिए, जो डेवलपमेंट है ना उसमें ग्रोथ भी शामिल है, प्लस और जो चेंजेस, जो हमारे फंक्शंस में चेंजेस आते हैं, जो एक इम्प्रूवमेंट होती है, वो भी डेवलपमेंट में ही आता है। तो डेवलपमेंट अपने आप में एक वास्ट कंसेप्ट है जिसका ग्रोथ एक पार्ट है। डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंजेस इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो जो डेवलपमेंट है इसका मतलब ये है कि हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में जो चेंजेस आता है वो, देखो क्वांटिटेटिव में तो आप समझ चुके होंगे, क्वालिटेटिव में देखिए, जैसे मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लो कि हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कि बच्चा पहले बैबलिंग करता है, ठीक है, सॉरी पहले क्विंग करता है, फिर बैबलिंग करता है, फिर वो 1 वर्ड स्टेज 2 वर्ड स्टेज, फिर धीरे धीरे करके ऐसे वो बोलना स्टार्ट करता है। तो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। और बच्चे के जो फंक्शंस है, जो ग्रॉस मोटर्स फाइन मोटर स्किल्स में जो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है कि आप जैसे कि बच्चा है, पहले वो अपने पूरे हाथ से किसी चीज़ को, छोटा बच्चा पकड़ता है, फिर वो धीरे धीरे उंगलियों से पकड़ता है, 4 उंगलियों से, फिर वो धीरे धीरे 2 उंगलियों से पकड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चेंजेस आते हैं ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। बच्चे की बिहेवियर, जो इमोशनली स्टेबिलिटी आने लगती है, ये सब जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। अब ये दिखाई तो नहीं देते, ऑब्जर्व तो नहीं होते, बट इनमें चेंजेस आते हैं ना, तो यही क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। इट इज़ अ चेंज इन स्ट्रक्चर इन शेप एंड इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शंस एंड बिहेवियर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ग्रोथ मतलब स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो, और क्वालिटेटिव मतलब जो फंक्शंस एंड जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं वो है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम वॉर्म टू टर्म। और जो डेवलपमेंट है तेरा डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो वॉर्म से लेके टर्म तक चलता है, क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, ठीक है। चाहे वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तब भी वो नए नए एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में लेता रहता है। इट इज़ अ वाइडर एंड comprehensive term related to all types of changes both physical and psychological। तो अपने आप में ये एक बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है डेवलपमेंट, कि इसमें फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दोनों आते हैं। फिजिकल मतलब वही स्ट्रक्चर, एंड साइकोलॉजिकल वही जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया था कि डेवलपमेंट पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि हाइट छोटी रह जाती है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बढ़ नहीं पाता, उसकी उतनी ग्रोथ नहीं होती, बट फिर भी उसका डेवलपमेंट होता रहता है, वो मैच्योर हो जाता है, इमोशनली स्टेबल हो जाता है, वो एक उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, IAS इरा सिंगल, आप इनको सर्च भी कर सकते हैं। इनकी हाइट छोटी है बट इनका जो डेवलपमेंट है उनके एज के अकॉर्डिंग ही हुआ है। डेवलपमेंट इज़ ऑब्जर्वेबल बिकॉज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट आर क्वाइट कम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू मेजर। डेवलपमेंट जो है ना उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन इसे मेजर नहीं कर सकते। जैसे हम अपनी जो ग्रोथ है हम इसको मेजर कर सकते हैं, लाइक कितना हाइट है, कितना वेट है, बट डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, इसे हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमारा जो माइंड है वो डेवलप करता है। क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं कि कितना हुआ है? हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। तो यही है। इट इज़ इंटरनल एंड कैन बी फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। तो ये डेवलपमेंट के ही पार्ट है कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब वही जो हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता है, एंड डेवलपमेंट इज़ फंक्शनल, ठीक है।
गाइस अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसे पढ़ा था कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे की लाइफ में। एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन हिज जेनेटिक मेकअप एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, है ना। जो एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है वो उसके जेनेटिक मेकअप पे भी बेस्ड करता है, और जो उसके इन्वायरमेंट का जो फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर, जो प्रभाव पड़ता है, मतलब इन दोनों का असर उसके ऊपर पड़ता है। A child's body structure, mental setting, personal and behavioral qualities are drawn from heredity, which are influenced by which are influenced by environment. मतलब बच्चा एक बॉडी स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है, एक मेंटल सेटिंग के साथ वो बर्थ लेता है, ठीक है। उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती है जो उसके पेरेंट्स के थ्रू उसमें आई होती है, तो इन सब चीज़ों के साथ बच्चा बर्थ लेता है। लेकिन उनको इन्हांस करने में, या फिर वो किस तरीके से डेवलप होगी, किस तरीके से आगे जाएंगी, किस तरीके से वो बाहर आएंगी, ये प्रभाव डालता है उसके आसपास का इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस अ चाइल्ड exhibits जनरल रिस्पॉन्सेस टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस इन ऑल एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बच्चा शुरू में आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको कोई भी हाथ में चीज़ दो तो वो क्या करता है, वो ऐसे अपने पूरे हाथ से उसको ग्रास्प करेगा चीज़ को, ठीक है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो अपनी 4 उंगलियों से करता है, फिर वो 3 उंगलियों पे आता है, फिर वो 2 उंगलियों पे आता है, ठीक है। जैसे आपने बच्चे को देखा होगा जब आप उसे पेंसिल पकड़ाते हो तो वैसे पूरे हाथ से पेंसिल पकड़ के लिखना है ना, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे जब मतलब बड़ा होता रहता है, जैसे जैसे उसके जो फंक्शंस, जो फाइन मोटर स्किल्स जो जब इम्प्रूव्ड होती है, तो वो ऐसे 2 उंगलियों से ही पेंसिल पकड़ के लिखता है। तो यही है, एक जनरल रिस्पॉन्स से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की तरफ वो आता है। कोई भी एक्टिविटीज़ हम कोई भी एक्टिविटीज़ में मतलब हम देख सकते हैं। जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अ चाइल्ड बिगिंस टू कॉल एवरीवन इज डैड और मॉम, बट इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड मेक्स इट डिस्टिंक्ट इन कॉलिंग। जैसे बच्चा क्या होता है, शुरू में हर जो मेल्स होते हैं, हर सब मेल्स को डैड कहेगा, ठीक है। जितने भी फीमेल्स होगी उनको वो अपनी मम्मा समझेगा। वो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब वो पहचानने लगता है तो फिर वो डिफ्रेंशिएट करने लगता है कि कौन उसकी मम्मा है और कौन उसके लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है। तो यही होता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। मतलब वो पहले जनरली सब चीज़ों को लेता है, फिर बाद में वो स्पेसिफिक मतलब देखता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंटल पैटर्न। Development is uniform and indefinite pattern. Step by step process and development is the same for all children. देखिए इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो एक स्टेप फॉलो करता है। जैसे उसकी पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आएगी, फिर उसकी लेटर चाइल्डहुड स्टेज आएगी, फिर एडोलेसेंस आएगा, देन एडल्टहुड। तो इस तरीके से एक स्टेप फॉलो करते हुए बच्चा बड़ा होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा अफ्रीका में पैदा हुआ है उसकी पहले लेटर चाइल्डहुड एज आएगी, फिर इन्फेंसी आएगी, नो, वो एक ऑर्डर फॉलो करता है बच्चा। हाँ बट इसमें ये है, ये देखिए ये देखिए ये ना, बट ईच चाइल्ड फॉलोज इट्स ओन टाइम एंड शेड्यूल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब वो स्टेप तो सेम फॉलो करते हैं चाहे वो कोई भी बच्चा हो, बट हर बच्चा जो ग्रो करने का ना वो अपना एक अलग टाइम लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी बोलना सीख जाते हैं या फिर चलना सीख जाते हैं, और दूसरी तरफ वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो इन चीज़ों में टाइम लेते हैं। तो यही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब कि जो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है,
जिसमें से जो ग्रोथ है वो तब तक रहता है जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती, तब तक चलती रहती है। बट जो एक डेवलपमेंट है ये कंटिन्यू रहता है फ्रॉम कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब कि जब माँ गर्भ धारण करती है, ठीक है, तब से फ्रॉम डेथ, ठीक है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, कि कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। भले ही वो ट्विन्स हो, फिर भी उनमें कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर होगा, चाहे वो बिहेवियर के बेस पे लगा लो, चाहे टेम्परामेंट के बेस पे लगा लो, ठीक है। लेकिन कोई भी सेम इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल कभी भी सेम नहीं हो सकते। एन इंडिविजुअल इज़ यूनिक, एवरीवन इज़ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट इन सेवरल रिस्पेक्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मेंटल फंक्शनिंग, एक्शंस, सोशल बिहेवियर एट्सेट्रा, ठीक है। हर कोई अपने आप में यूनिक है, हर कोई अपने आप में स्पेशल है और हर कोई अपने आप में अलग है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ठीक है। मेंटल फंक्शनिंग, जैसे देखा होगा सबका जो मेंटल लेवल होता है वो अलग अलग होता है, सोशल बिहेवियर सबका अलग अलग होता है। तो यही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए इस प्रिंसिपल में ये है कि हम अपनी जो बॉडी की मूवमेंट है ना, ठीक है, उनको बैलेंस करना सीखते हैं। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट फ्रॉम होल टू पार्ट्स, फ्रॉम द पार्ट्स टू होल इन रिलेशन टू साइकोफिजिकल सिस्टम्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है कि जैसे हम इसमें अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है, हम होल अपनी बॉडी को पूरा या फिर एक पार्ट्स में कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे हम छोटा बच्चा है, जैसे कि बाइक साइकिल चलाना सीखता है, तो वो पहले वो लड़खड़ाता है ना, फिर वो धीरे धीरे उस पर कमांड करने लगता है, बाईसाइकिल चलाता है जब वो सीखता है या वो स्विमिंग करता है। तो इस तरीके से है, मतलब इसमें यही है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में कि जो बॉडी मूवमेंट्स है उनको बैलेंस करना, मतलब बॉडी को बैलेंस करके कोई भी चीज़ सीखना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। वन डेवलपमेंट मेक्स इट्स अफेक्ट ऑन द अदर डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ गुड हेल्थी physic develops a healthy mind and an emotionally stable and socially amicable personality। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में इसका मतलब ये है गाइस, देखिए जैसे कि डेवलपमेंट के 4 मेन पार्ट होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये चारों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो कोई पर्सन वीक है, ठीक है, मतलब वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो फिज़िकली वीक है, तो क्या होगा कि फिज़िकली वीक होने की वजह से ना कहीं ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि होता है, तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, और उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी उतना नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। और वही जो दूसरी तरफ एक हेल्थी पर्सन होता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बेहतर होता है, वो इमोशनली स्टेबल भी होता है एंड सोशली एमिकेबल पर्सनैलिटी होती है। एमिकेबल पर्सनैलिटी मतलब जो सबसे मिलजुल कर रहे, जो सबके साथ घुल मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्ट करना मतलब पहले से अनुमान लगा लेना। वी फॉरकास्ट द जनरल नेचर एंड बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल विद द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ चाइल्ड एंड इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हिज एडल्ट स्ट्रक्चर। देखिए गाइस, आपने एक ये बहुत ही फेमस सी बात सुनी होगी कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। कि जैसे हम बच्चे को कुछ भी करते हुए देखते हैं, ठीक है, या फिर जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसी के बेस पे जन्म लेते बता नहीं देते हैं कि लाइक जैसे कि बोलते हैं ये तो अपने पापा पे गया है या मम्मी पे गया है, या फिर उस बच्चे की कुछ आदतों को लेकर देखते हैं, बताते हैं कि इसकी आदत तो अपने पापा पे गई है, ये तो बिल्कुल अपने पापा पे जाएगा, चाचा पे जाएगा, बुआ पे जाएगा, वट जो भी है, तो एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेफालोकैडुअल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। देखिए गाइस, इसमें मैं आपको समझाती हूँ क्या है। जो ये कैफालोकैडुअल है ना, मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये बच्चा है, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है सो आप प्लीज़ इसे बस आप समझिएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो एक बच्चा है, अब आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है तो जब वो जन्म लेता है ना तो उसका अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता, अपने बॉडी पार्ट्स पे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है तो वो पहले अपने ना हेड पे कंट्रोल लाता है, ठीक है।
फिर वो धीरे धीरे करके अपनी नेक पे कंट्रोल लाता है, ठीक है, लाइक वो उसको कंट्रोल करना सीखता है, हेड नेक। फिर वो धीरे धीरे अपने इस पार्ट को, बैक को कंट्रोल करता है, फिर वो लेग्स को कंट्रोल करता है। मतलब जो ये ऐसे वर्टिकल चलता है ना, वर्टिकल फ्रॉम हेड टू टो, इसको ही कहते हैं सेफालोकैडुअल सीक्वेंस, ठीक है, जो कंट्रोल चलता है फ्रॉम हेड टू टो, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है फ्रॉम ये हार्ट से लेकर ये हैंड तक, इस तरीके से जो होता है, ठीक है, जैसे, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू हैंड। जैसे बच्चा पहले इस तरीके से यहाँ पे जो मतलब बच्चा, देखिए, बच्चा पहले यहाँ पे कंट्रोल लाता है, फिर वो धीरे धीरे करके अपने हैंड्स पे कंट्रोल लाता है, फिर अपने फिंगर्स पे कंट्रोल लाता है। तो यही है, इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है ये प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस होता है, और जो वर्टिकल होता है इसे कहते हैं सेफालोकैडुअल सीक्वेंस, ठीक है। द डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि ये देखिए गाइस, ये वाला जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है ना, फ्रॉम हेड टू फुट, जिसको सेफालोकैडुअल सीक्वेंस कहते हैं। एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में क्या होता है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस, है ना। तो जैसे कि जिसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा होता है, ठीक है, वो पहले इधर से उसका मतलब कंट्रोल आना शुरू होता है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके बाहर तक जाता है, उसके हैंड्स तक, ठीक है, उसकी फिंगर्स तक कंट्रोल जाता है। तो यही होता है, ये लैटिट्यूडनल होता है, और यही होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए गाइस, और ये सारे प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस ऐसे बन के आ सकता है कि आपको एक लाइन दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे और पूछ लेंगे कि बताओ ये कौन से प्रिंसिपल में आता है। सो आपको एक एक प्रिंसिपल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड राइट फ्रॉम द कंसेप्शन। दीज फैक्टर्स आर एक्सप्लेन बिलो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो उस टाइम पे भी काफ़ी सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस बच्चे पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर डालते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, हेरिडिटरी फैक्टर्स, both the parents transmits the generational characters through their genes to the offspring. This happens during the formation of zygote itself, ठीक है। हेरिडिटरी मतलब जैसे जो पेरेंट्स के थ्रू जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं बच्चे में, जो क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, उनके जो क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र होती है जब ज़ाइगोट बन रहा होता है, तो ये इंटरनल फैक्टर्स में ही है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एंड कंस्टिट्यूशनल फैक्टर्स, जो बॉडी स्ट्रक्चर बच्चे का बनता है, जो फिजिक, ठीक है, जो उसका मतलब जैसे आँख कान जो नाक मुंह होता है, ये सब जो बॉडी केमिस्ट्री बनती है, इट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ये सब बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर डालती हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लाइक जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर इतना ठीक नहीं होता, ठीक है ना, कुछ अजीब सा होता है, मैसी सा होता है, तो ये सब चीज़ें उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर डालती है, ठीक है। अब वो मैसी सा होने के कारण मान लो बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, कुछ बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर टीचर्स भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देती। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जो मतलब जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी मैं दिमाग से निकल गया, हाँ, जो डिफरेंट डेवलपमेंट होते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल सोशल डेवलपमेंट, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, तो ये आपस में अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। और इंटेलिजेंस जैसे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, आपने देखा होगा कि वो कितना एक्टिव रहता है, ठीक है, और जो लो इंटेलिजेंट होता है, लो इंटेलिजेंस, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना अच्छा मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल डेवलपमेंट भी उसका अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर्स।
Emotional factors like fear, anxiety, anger, jealousy, etc. adversely affect the physical, mental, social, moral and language development. देखिए, अब जो जिस पर्सन के अंदर जो नेगेटिव इमोशन रहेंगे, जैसे फियर, ठीक है, डर, एनेक्सिटी, चिंता, एंगर, जेलसी एक्सेट्रा, तो ये सब बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करेंगे उसके फिजिकल एंड मेंटल, सोशल, मोरल, लैंग्वेज डेवलपमेंट को। ठीक है, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट की वो क्लियरली स्पीक नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो इतना सोशल नहीं हो पाएगा लोगों से, और फिज़िकली भी वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, और मेंटली उसका इस तरीके नेगेटिव इमोशंस होने की वजह से मेंटली डेवलपमेंट भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में जैसे बताया था कि चारों डेवलपमेंट आपस में इंटर रिलेटेड करते हैं और एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं। अगर एक भी अफेक्ट हुआ तो बाकी भी अफेक्ट होते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इमोशनल मैच्योर होना, स्टेबल होना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स हेल्प अ पर्सन टू डेवलप एडजस्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट। अब बच्चा जो है, ठीक है, जो सोशल फैक्टर्स है वो क्या करता है, पर्सन को एडजस्ट होने में मदद करता है इन्वायरमेंट में। द एक्सपोजर गेन्ड बाय द पर्सन इन द सोसाइटी मेक्स प्रॉपर डेवलपमेंट। ठीक है, अब सोसाइटी में रहकर जो पर्सन जितने एक्सपीरियंसेस लेगा, जितना वो खुलेगा खुलेगा इन द सेंस कि लाइक वो अपने एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करेगा, जितना लोगों से बातें करेगा, जितने वो एक्सपोजर लेगा, तो वो अपना और ज़्यादा जब डेवलपमेंट कर पाएगा, उसका बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखिए, ठीक है, तो गाइस जो हमने ऊपर पढ़े थे ये सारे इंटरनल फैक्टर्स थे, अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द फीटस, मतलब कि जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उस टाइम पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं जो उसके ऊपर असर डालते हैं, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर्स, रेडिएशन, पॉल्यूशन, माल न्यूट्रिशन, हैवी वर्क, लैक ऑफ केयर एंड अफेक्शन अफेक्ट द ग्रोथ। ठीक है गाइज, तो जैसे कि इसमें पॉल्यूशन, अब मान लो आप दिल्ली तो देख ही रहे हो कि कितनी पॉल्यूटेड सिटी हो चुकी है ना, और मतलब जो इन्वायरमेंट है ये बच्चे के ऊपर असर डालेगा। अब मान लो कोई लेडीज़ जो है वो प्रेग्नेंट है और वो ऐसी जगह रह रही है जहाँ पर इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बाहर आ रहा है, ठीक है, तो वो उस बच्चे पर भी असर डालेगी। माल न्यूट्रिशन, मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, हैवी वर्क और उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, उसकी केयर नहीं हो पा रही अच्छे से, वो अफेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ के ऊपर भी, उसके डेवलपमेंट के ऊपर भी असर डालेगा ही डालेगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस आफ्टर बर्थ। अब आफ्टर बर्थ क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है जो अफेक्ट करती है बच्चे को। सो बर्थ केयर अवॉइड्स द कॉम्प्लिकेशंस। अब जैसे आपने देखा होगा कि बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिनको अवॉइड करना होता है। एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स इन लाइफ मेक्स द लैप्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बर्थ लेने के बाद भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स से कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं लाइफ में, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे एक बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे या फिर कोई बड़े ही ले लो, उनका एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बुरे वाला, जिसमें उनको मान लो अपना कोई हाथ पैर, मान लो उनका कोई कट जाता है, ठीक है, तो वो एक अफेक्ट करता है उन सब चीज़ों को, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इफ़ एनी डैमेज ऑकर्स इन द ब्रेन एंड द मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल फंक्शनिंग आर अफेक्टेड। ठीक है, अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो ब्रेन प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उस वो मेंटल डेवलपमेंट भी रुकेगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा, सोशली वो इतना घुल मिल नहीं पाएगा और इमोशनली भी इतना स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो ये सब आपस में अफेक्टेड होते हैं। सो प्रॉपर नरिशमेंट, मेडिकल केयर, गुड फिजिकल इन्वायरमेंट, एजुकेशन, लव एंड केयर ब्रिंग द हारमोनी इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देना जो कि उसके लिए कंड्यूसिव हो, ठीक है, जिसमें लव हो, केयर हो, ऐसा फिजिकल इन्वायरमेंट देना जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ले पाए, एक्सपोजर कर पाए, ठीक है, और क्या था, उनको प्रॉपर नरिशमेंट देना, मेडिकल केयर देना, तो ये सारी चीज़ें बच्चे को देना
कि जिससे उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। क्या गाइस? सो गाइस, ये था हमारा आज तक का, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, जिसमें हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर हमने प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, एंड देन हमने वो पढ़ा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ा अलग अलग। और गाइस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको मतलब बताना है कि कमेंट मतलब क्या मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।